बरसात के दिन थे। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और फिजा में नमी घुली हुई थी। मैं दफ्तर से जल्दी निकल आई थी। कई दिनों से दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों पिताजी की याद शिद्दत से सता रही थी। दोपहर को अचानक दिल बेचैन हुआ तो सोचा भाई के घर चली जाऊं। शायद पिताजी से कुछ बातें हो जाए। भाई का घर मेरे ही मोहल्ले में था, लेकिन दिल ने कई बार कदम रोक लिए थे। मैं जानती थी कि माँ के इंतकाल के बाद पिताजी जैसे घर में अजनबी बन गए थे। नई नस्ल का रवैया, उनकी रस्में और बातें पिताजी के दिल से वो मेल नहीं खाती थी। भाभी भी कुछ खास खुश मिजाज नहीं थी। जब भी पिताजी का जिक्र आता उनकी माथे पर बल पड़ जाते। दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने ही दरवाज़ा खोला। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट मौजूद थी। अरे बाप रे, आप आई है, आइए आइए, पिताजी घर पर है, ज़रा मिलने आई थी। मैंने पूछा। भाभी हल्की सी हंसने हुए बोली, वो तो अपने किसी पुराने दोस्त के वहाँ गए हैं, शायद आज रात वो वहाँ पे ही रुकेंगे। मेरे दिल को करार नहीं आया। मैं दरवाजे की चौखट पर ही खड़ी रही। कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मैं लौटने का इरादा कर रही थी कि ऊपर की मंजिल से खांसी की आवाज़ मुझे धीमे से सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। बचपन से पिताजी की ये खांसी मुझे अच्छी तरीके से याद थी। मैं थोड़ा सा ठिठक गई। भाभी ने फौरन कहा, अरे वो तो मोहल्ले वाले अनवर चाचा है ना, ऊपर वाले छत से आवाज़ उनकी आ रही है। लेकिन मेरे कदम रुकने नहीं थे। मैंने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शायद मुझे रोकने के लिए भाभी भी मेरे पीछे पीछे आ चुकी थी। ऊपर कुछ नहीं है, बस पुराना सामान का कमरा है। आप क्यों सहमत उठा रही हो? उनकी आवाज़ में मुझे घबराहट सुनाई दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कदम तेज हो गए। छत पर कदम रखते ही जैसे पूरे बदन में मेरी बिजली सी दौड़ गई। धूप तेज थी, वो धूप जिसमें परिंदे भी किसी साए की तलाश में होते हैं। लेकिन वहाँ मेरे पिताजी बैठे हुए थे, जो कभी हमें दोपहर की तेज धूप से बचाकर स्कूल छोड़ने जाया करते। आज वो खुद उसी चिलचिलाती धूप में एक पुरानी चेयर पर बैठे हुए थे, जिसके किनारे पूरे टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस घर का हिस्सा ही ना हो। उनके कपड़े पसीने से पूरे भीगे हुए थे। चेहरा जर्द था और आंखों में वही खामोशी छाई हुई थी जो किसी मजबूर इंसान की आखिरी फरियाद होती है। उनके सामने वही प्याला रखा हुआ था जिसे हम बचपन में कुत्ते को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें रोटी के 2 टुकड़े भी पड़े हुए थे, शायद सुबह के या फिर पता नहीं कल के थे। पिताजी उन टुकड़ों को पानी में नरम करके खाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा कलेजा ये सब कुछ देखकर दर्द से भर आया, जुबान जैसे लड़खड़ा गई। मैं चुपचाप खड़ी उन्हें ही देख रही थी। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि पत्थर बन गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था। पिताजी, मेरी आवाज़ में कांपती हुई आवाज़ उन्होंने सुनी। पिताजी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी और शर्मिंदगी सब एक साथ नजर आ रहा था। वो एक बच्चे की तरह घबरा गए, जैसे रंगे हाथों पकड़े गए हो। बेटा, तुम यहाँ, तुम क्यों आए हो? पिताजी, ये क्या हो रहा है? आप नीचे क्यों नहीं आते? बस वो खांसी है ना, बच्चों को ना लग जाए इसलिए। बहू ने कहा है कुछ दिन ऊपर रह लो। मैंने सोचा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर रहने में। मैंने पलटकर भाभी की ओर देखा, जो दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि बेरुखी छाई हुई थी। देखिए ना, हमें भी तो बच्चों का ख्याल रखना होता है ना। पिताजी को खांसी है और उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ऊपर उन्हें रखा है। तो तभी मैंने अचानक से गुस्से में कहा, तो ये प्याला, ये रोटी क्या मेहमानों के लिए है? ओह, वो तो बस अभी मैं खाना लेकर आती हूँ। वो तो बस बची रोटी खा रहे थे। झूठ, सिर्फ झूठ। मैंने सब कुछ समझ लिया था। मेरे पिताजी को उस घर में वो इज्जत भी नसीब नहीं थी जो एक नौकर को दी जाती है। वो धूप में इसलिए थे क्योंकि उनके हिस्से का साया भी अब उस घर वालों को बोझ बनकर रह चुका था। पिताजी ने मेरी आंखों में बहते आंसू देखे, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगते हुए बह रहे थे। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो, यहाँ बैठ जाओ, आसमान नज़र आता है और कुछ यादें। उनकी आवाज़ रुक गई, जैसे कोई घुटन उनके अंदर भरी हुई हो। आंखों में नमी जबरदस्ती अंदर उन्होंने दबाई हुई थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया, वही हाथ जो कभी मेरे लिए छतरी बना था, आज धूप में जल रहा था। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो बदलना होगा। ये जुल्म अब और नहीं सहूंगी। मेरा पहला कदम होगा पिताजी को उस घर से निकालकर अपने घर ले जाना। हालांकि मैं पिताजी को तुरंत अपने घर तो नहीं ले जा सकती थी, लेकिन पिछले वाक्य के बाद मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। हर रोज़ दोपहर को उनके लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर जाती, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती, उनसे बातें करती, उनकी बातें सुनती, उनका दुखड़ा बांटने की कोशिश करती। छत का वही कमरा
मेरा मामूली बन गया था, लेकिन शायद मेरी ये मोहब्बत किसी को खटकने लगी थी। एक दिन जब मैं हमेशा की तरह पिताजी के पास पहुंची तो उनका चेहरा बुझा बुझा लग रहा था। पूछने पर बस इतना ही कहा, बेटा अब तुम ज़्यादा यहाँ पर मत आया करो, सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों पिताजी, क्या हुआ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? क्या आपसे मिलने भी नहीं आ सकती? वो खामोश हो गए। उनकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जो किसी आने वाले तूफान का इशारा मुझे साफ साफ कर रही थी। उसी शाम जब मैं वापस आ रही थी तो सीढ़ियों के मोड़ पर अचानक भाभी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो अपने किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद थी। हाँ, मैंने कई बार देखा है, वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। उम्र हो गई है मगर नीयत पर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा शक है। अब तो बहाने बहाने से ऊपर आते हैं, कभी पानी मांगते हैं, कभी कुछ और। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई थी। क्या यह सच में मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगा रही थी? मैंने आगे बढ़कर उनके सामने आकर कहा, क्या आप मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? भाभी एकदम से भाभी चौंक गई मगर तुरंत संभल गई। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, मेरा दिल घबराने लगता है। और तुम तो रोज़ उनके पास जाती हो ना, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए, भाभी बोली। मैं गुस्से में एकदम से चीखी और उसे कहने लगी, वो तुम्हारे ससुर है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस पल भाई भी आ गए। उनके चेहरे पर शक और गंभीरता का साया वही नजर आया। क्या यहाँ हो रहा है, बताओ ज़रा मुझे, उन्होंने पूछा। भाभी फौरन उनके पास गई और आंखों में नमी लाकर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें बताया कि मुझे अजीब महसूस होता है, पिताजी जैसे पहले नहीं रहे। भाई ने मेरी तरफ देखा और बिना किसी सवाल के बोले, अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा हो तो मैं बात करूं, पिताजी से पूछूंगा। मेरी आवाज़ तनी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सिर्फ अपनी बीवी के एहसास पर मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। भाई खामोश रहे और यही खामोशी मेरे दिल पर एक गहरी चोट बनकर रह गई। मैं समझ गई थी कि घर की दीवारें पहले ही झूठ की बुनियाद पर हिलने से रह गई थी और अब उनके गिरने का बस वक्त आ गया है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। भाई का नंबर था। दिल अनजाने डर से धड़क रहा था। कॉल उठाई तो पीछे शोर सुनाई दिया। बस बहुत हो गया, अब शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई की आवाज़ गुस्से में तनी हुई थी। मैं घबरा कर बोली, क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? आकर खुद देख लो। कॉल कट हो गई। मैं तेज कदमों से भाई के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला था। आंगन में मोहल्ले की कुछ औरतें जमी हुई थी। सबकी आंखों में सवाल और चेहरे पर हैरत थी। मैं अंदर पहुंची तो देखा मेरे पिताजी दरवाजे के बाहर जमीन पर गिरे हुए थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। चेहरा सुर्ख था और आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी तूफान के बाद तबाही जैसे फैला हुआ था। मेरे कांपते कदम उनके पास जाकर थम गए, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। मैं कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ मेरी आंखों ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेहरा कांप रहा था, होठ सूखे हुए थे और आवाज़ में एक कपकपाहट थी जो हर सच्चे बाप के दिल में उस समय आती है जब औलाद उसे दहलीज से धक्के देकर निकालती है। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। वो चुप वैसे ही रह गए। वो मुझे चप्पल से मारती है। ये कहते ही उनका सर मेरे कंधे पर झुक गया। मैं स्तंभ रह गई। ये शब्द मेरे दिल में तीर बनकर उतर गए थे। क्या कहा आपने? भाभी ने मारा? पिताजी की आंखों से आंसू निकलकर मेरे दुपट्टे में समा गए। इतने में भाई बाहर आ गया। चेहरे पर सख्ती और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। ले जाओ इन्हें, तुम्हें इनके साथ रहने का बड़ा शौक है ना, तो अब इन्हें ले जाओ अपने साथ। इस घर में इनकी अब कोई भी जगह नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? ये हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी जिन्होंने हमें पाला, हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। यही कहा था ना इन्होंने? भाई तिल मिलाकर बोले। पर अब ये वैसे नहीं रहे। ये तुम्हें गलत नज़र से देखते हैं और मेरी बीवी को भी। मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकता। भाई मैं चिढ़ गई। शर्म करो थोड़ी सी तो। अपनी बीवी के कुछ भी झूठे शब्द अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम खुद को बेटा कहते हो? भाई ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। शायद पहली बार मेरी आंखों में वो नफरत देखी जो अब तक मैंने सिर्फ खुद पर ही बर्दाश्त की थी, लेकिन अब बात मेरे पिताजी पर आकर रुकी हुई थी। पिताजी के हाथ मेरे हाथ में कांप रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे तुम्हारे पास रहना है बेटा, मैं अब यहाँ किसी भी हालत में नहीं रह सकता। मैंने पिताजी को सहारा दिया और मैं उन्हें उनके थके हुए कदमों को अपने दिल तक पहुंचाकर उन्हें आराम देना चाहती थी। मैं अपनी गाड़ी तक उन्हें लेकर आई। मोहल्ले की औरतें खामोश तमाशा देख रही थी। किसी ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। शायद सबको सच का इल्म था, मगर सच बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। रास्ते में पिताजी पूरे रास्ते खामोशी थे। मैंने उनका हाथ थामा तो बोले, बेटा उस घर में मैंने सिर्फ दुआएं दी मगर बद्दुआ ही मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बुढ़ापा यूं बेइज्जती में गुजरने लगेगा।
मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने कसम खाई कि अब मैं अपने पिताजी को कभी भी तकलीफ नहीं देने दूंगी। पिताजी मेरे साथ आ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक कहीं गुम सी हो गई थी जो कभी मुझे उनके सुरक्षा का यकीन दिलाती थी। दिन का ज़्यादातर हिस्सा खामोशी में गुजर जाता था। मैं बोलती, वे सुनते, कभी कभी हल्का मुस्कुरा देते, मगर वो मुस्कान भी अधूरी लगती। मैं हर वक्त उनके आसपास रहती, उनके लिए नरम बिस्तर लगाती, उनकी पसंद का खाना बनाती, मगर वे बस एक दो निवाले लेते और फिर ठंडी सांस भरकर चुप हो जाते। बेटा, एक दिन उन्होंने धीरे से आवाज़ दी। जी पिताजी, कहिए। अगर मैं ना रहूं तो मेरे कमरे की दराज में एक नीले रंग का लिफाफा है, वो तुम रख लेना। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वे हल्के से मुस्कुराए। हमेशा कोई नहीं रहता, बस दुआएं बाकी रह जाती है। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने उनके कदम चूम लिए और रो पड़ी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। सांसें तेज लगने लगी थी, हाथ कांपने लगे थे और चेहरा पसीने से तरपदर हो गया था। मैं फौरन उन्हें अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई और कुछ टेस्ट किए, पर तब पता चला कि उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है और वक्त अब साथ नहीं दे रहा। मैंने उनका हाथ थामा। वे हल्के से मुस्कुराने लगे और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, बस एक दरख्वास्त है, मेरे जनाजे पर किसी को रोने मत देना, खासकर उन्हें जो मेरी जिंदगी के दुख का सबब बने हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कनें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मेरे लिए दुनिया थम गई थी। मैं यतीम हो चुकी थी, मगर इस बार का दर्द कुछ अलग ही था। मैंने अपने बाप को मरते हुए देखा था, उनकी आंखों की आखिरी नमी को महसूस किया था, उनके दिल की आखिरी धड़कन को अपने हथेली में थामा हुआ था। पिताजी का जनाजा सादगी से उठा। भाई को खबर दी, मगर वो नहीं आया था। भाभी ने अफसोस तक नहीं किया था। बस मोहल्ले के कुछ पुराने लोग और मेरी दो सहेलियां थी जो मेरे आंसू पूछने आई थी। 3 दिन बाद मैंने पिताजी की बात की, वो याद की और उनका बताया हुआ लिफाफा निकाला। वो नीला लिफाफा एक वसीयत थी। उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ था, मैं अब्दुल हफीज़ पुत्र गुलाम रसूलपुरी होश हवास में अपनी सारी जो जमा पूंजी है, संपत्ति अपनी बेटी के नाम करता हूँ, जो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी रही जब मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। नीचे पिताजी के दस्तखत थे और गवाही के तौर पर मोहल्ले के 2 बुजुर्ग के नाम दर्ज थे। मैं हैरान थी। मुझे कभी दौलत की चाह ही नहीं थी, ना ही मैंने पिताजी से कुछ मांगा था, लेकिन ये वसीयत सिर्फ जायदाद का कागज नहीं, ये मेरे बाप का मुझ पर एतबार था, उनका प्यार था और मेरी वफा का इनाम था। मैंने वो लिफाफा सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहकर उनके कागजों पर गिरने लगे। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दुनिया ने मेरे पिताजी को ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि सच का साथ देने वाले को रब तन्हा नहीं छोड़ता। पिताजी की अंतिम विधि के बाद घर का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन मैंने हिम्मत करके भाई को कॉल की। पिताजी चले गए, तुम्हें खबर भी नहीं हुई? वो खामोश रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज हलक में अटक गए हो। क्या तुम्हें अफसोस भी नहीं? मैंने पूछा। वो बोला, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रात के सन्नाटे में अचानक कुछ आहट हुई। मैं चौंक कर जागी, घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे के बाहर आंगन में कोई साया हरकत कर रहा था। मैं दबे पांव खिड़की के बाहर आकर देखने लगी। जैसे पर्दा हटाया, मेरा दिल धक से रह गया। 2 आदमी थे, उनके साथ भाभी भी थी। उनके हाथ में एक बैग था और चेहरा चादर से ढका हुआ था। वो आहिस्ता से घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मेरी सांसें थम गई। मैं चुपचाप छुपी रही क्योंकि मामला कुछ अजीब ही लग रहा था। 15 मिनट बाद वे लोग मेरे कमरे की तरफ आने लगे, बजाय पिताजी के कमरे की ओर बढ़ गए। उनका मकसद साफ था। जब वे लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने हिम्मत जुटाकर अगली सुबह पुराने पड़ोसी चाची सिद्दीकी से बात की, जो कब्रिस्तान के प्रबंध थे। उन्होंने खौफनाक राज मेरे सामने खोला और उससे पर्दा उठाया। बेटी, रात को 2 लोग कब्रिस्तान में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कानूनी काम के लिए तुम्हारे पिताजी के उंगली के निशान चाहिए। उन्होंने कागज पर उनके अंगूठे के निशान लिए और चले गए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। अब मुझे समझ आया था कि वो फोल्डर क्या था और आधी रात की चोरी क्यों हुई थी। भाभी ने पिताजी की लाश चुरा कर जल्दी दस्तावेज तैयार करवाए थे। उसी दिन मैंने अपने वकील सहेली की मदद से रजिस्टर ऑफिस से मालूमात निकलवाई थी। शाम तक खबर आ गई। पिताजी के नाम की सारी जायदाद अब उनके पोते पोतियों के नाम पर कर दी गई थी। दस्तावेज और अंगूठे के निशान देखने के असली लग रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
ये तो वही भाई था जिसने बचपन में मेरी गुड़ियों के लिए पूरा बाजार मारा हुआ था, लेकिन आज वही भाई अपनी बीवी के इशारे पर चलकर अपने पिताजी की लाश को भी सुकून से दफनाने नहीं दे रहा था। मैंने वही नीला लिफाफा निकाला जो पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे दिया हुआ था। उनके असली वसीयतनामे पर वो सब कुछ था लिखा हुआ और वो मेरे पास था। अब वक्त आ गया था कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए, और वो भी अदालत में। पिताजी के इंतकाल के कुछ दिन बाद भाई का फ़ोन आया। हमें तुमसे बात करनी है, तुम आ सकती हो? मैं जानती थी कि बात किस बारे में होगी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद उस नीले लिफाफे की ओर बढ़ी, लेकिन दिल ने कहा अभी नहीं, अभी सब्र करो। भाई के घर पहुंचते तो भाभी पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर मामूली से ज़्यादा और ही नरमी फैली हुई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कामयाबी का नशा उन पर छाया हुआ हो। रस्मों की बातें खत्म होते ही भाई ने सीधी बात करना शुरू कर दी। हमें जायदाद के कागजात अपडेट करवा लिए हैं। पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत लिख दी थी जिसके मुताबिक उनकी सारी जायदाद पोते पोतियों के नाम पर होगी। मेरे होठों पर एक शब्द आया। दिल चाहा कि वे असली वसीयत निकालकर उनके मुंह पर मार दूं और जोर से कहूं कि तुम लोग झूठे हो, मगर मेरी जुबान बंद थी। भाई ने कुछ पल मेरी खामोशी को देखा, फिर कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ सुकून से हो सके और झगड़ा ना हो। आखिर तुम अकेली हो, पिताजी ने तुम्हें भी दिल से कुछ ना कुछ तो दिया होगा। मैंने उनकी बात पर सिर्फ नज़र झुका ली। भाभी ने धीमे लफ्जों में तंज खाकर कहा, चबूते हुए कहा, पिताजी भी जानते थे कि बेटी ही स्नेह जताती है, इसलिए उन्होंने बच्चों को ही हक दिया होगा। मेरे दिल ने दर्द का एहसास जोर से उठाया, मगर मैं फिर भी खामोश रही। पिताजी के आखिरी लम्हे याद आने लगे। उनकी आंखों में छुपी वही बेबसी और जुमला मुझे याद आने लगा, बेटी मेरे जाने के बाद ये लिफाफा संभाल कर रख देना। भाई ने मेज पर कुछ कागजात रखे और कहा, ये दस्तक की हुई कुछ कॉपियाँ है, तुम भी दस्तावेज कर लो ताकि प्रोसेसिंग आगे की बढ़ सके। मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने कागजात देखे तो उन पर जाली दस्तावेज और नकली अंगूठे के निशान नजर आ रहे थे। अब मैं पूरी तरीके से समझ चुकी थी, मगर मेरे चेहरे पर मैंने कोई भी भाव आने नहीं दिया। मैंने दस्तक नहीं किए, बस धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सोचने दो। भाभी तुरंत बोली, सोचने की क्या बात है, सब कुछ साफ है। अगर पिताजी को तुम्हें कुछ देना होता तो वो भी लिखकर चले जाते। मैंने उनसे नज़र उठाकर कहा, आपने उनका दिल पढ़ा था या वसीयत? ये कहकर मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर वापस आई तो आंखों से आंसू रुकने का मेरे नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे पता था कि झूठ क्या होता है, लेकिन मैं अपने पिताजी की वो बेटी थी जो चुप तो सही सकती थी, मगर कमजोरी नहीं। उस रात मुझे हरगिज नींद नहीं आई। बार बार उस लिफाफे को खोला, पढ़ा और पिताजी के दस्तावेजों के उंगलियों के निशान को छुआ, जैसे उनका हाथ मैंने थाम लिया हो। अब पिताजी का इंसाफ उनकी वसीयत से नहीं बल्कि मेरे हौसले से होगा। 40 दिन बीत चुके थे पिताजी की जुदाई से। मैंने जैसे अपनी रूह को अलग कर दिया था। मेरी चीखें बार बार अपने पिताजी को याद करती। हर दिन उनके बिना मुझे अधूरा सा गुजरता। चौथे की तीसरी करनी थी तो मैंने खुद सब कुछ संभाल लिया। रसोई में काम करते हुए हाथों ने पकवान बनाए और दिल में गहरी दुआएं उनके लिए मांगी। चौथे दिन मोहल्ले की औरतें अपनी सूर्य लेकर आई। आंगन में कालीन बिछाई हुई थी। अगरबत्तियों का चारों तरफ खुशबू फैला हुआ था। हर चेहरा गम की लकीरों में था, मगर कुछ आंखों में अभी भी लोभ साफ नजर आ रहा था। रसोई के कोने में बैठी एक बुजुर्ग खाला जो मोहल्ले में बरसों से रह रही थी, मेरी ओर झुककर बोली, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है, शायद तुम्हें मालूम ना हो। मैंने उनकी ओर हैरत से देखा। वो धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे पिताजी अक्सर छत के किनारे पे जाते थे। जब हम औरतें वहाँ कपड़े डालने जाते तो देखते कि वे कुछ लिख रहे होते हैं या कोई चीज़ छुपा रहे होते थे। मेरी सांसें रुक गई। क्या चीज़? आपने देखा था क्या चीज़? नहीं बेटा, हमने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की थी, मगर एक दिन मैंने सुना था कि वो मेरे पति से कह रहे थे, असल खजाना तो कागज़ में है ना पैसों में है। वो वहाँ छुपा हुआ है जहाँ धूप थी, उसे छू नहीं सकती थी। मेरे दिल ने अजीब सी हलचल मचाई थी। क्या वाकई पिताजी ने कुछ छुपाया हुआ था? क्या वो उनकी यादें थी, कोई पुरानी डायरी थी, या फिर असली खजाना? मेरी भाभी जो पास ही बैठी थी खाला की बातें सुन चुकी थी। उनके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो तुरंत उठकर अंदर चली गई। चौथे की रस्म खत्म होते ही मैं सीधे कमरे में गई और पिताजी की पुरानी चीज़ों का संदूक खोला। उसमें एक पुरानी चाबी मिली जिस पर लिखा था, ऊपर का कमरा राज का मुहाफिज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तय कर लिया, आज रात छत के कमरे में जाकर देखूंगी कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। लेकिन भाभी मुझसे तेज निकली। रात के सन्नाटे में जब मैं छत पर पहुंची तो देखा कि वो मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद थी।
उनके हाथों में एक छोटी टॉर्च और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई खजाना ढूंढने निकल आई हो। उन्होंने जल्दी जल्दी हर चीज़ को उलट पुलट कर रख देना शुरू कर दिया। हर कपड़ा, हर डिब्बा, यहाँ तक कि दीवार पर पूरे लगे हुए जो फोटोज थे वो भी निकाल कर फेंक दिए। लेकिन जिस चीज़ की उन्हें तलाश थी वो वहाँ नहीं थी। कहाँ छुपाया होगा? ज़रूर कोई जेवर है या ज़मीन के असली कागजात। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ पर खड़ी थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। अचानक उनके पैर एक लकड़ी से टुकड़े से एकदम टकरा कर नीचे वो गिर गई। उनकी नज़र एक अलमारी पर जा गिरी। वहाँ का एक हिस्सा नरम हो चुका था। उन्होंने कपड़े से उसे साफ कर दिया और दरवाज़ा खोला, मगर अंदर सिर्फ पुराने कागजात, सरकारी खत और ज़मीन के बेकार हुए नक्शे थे। भाभी का चेहरा मायूसी से भर आया था, मगर जाते जाते उनकी नज़र पिताजी की तस्वीर पर पड़ी। उनकी आंखों में संदेह था। क्या वाकई कुछ उसमें छुपाया होगा या सब वो मेरा वहम था? अगले दिन जब सभी लोग नमाज के बाद खाने में व्यस्त थे, भाभी फिर से छत पर गई। इस बार वो अकेली थी, बिना किसी को बताए। शायद दिन की रोशनी में कुछ उन्हें ज़्यादा ही मिल जाए और वो कुछ ऐसा दिखे जो वो चाहती हो, अंधेरे में जो छूट गया हो। उन्होंने फिर से कमरे का हिस्सा टटोलना शुरू कर दिया। कभी उनकी नज़र एक पुराने कपड़े पर पड़ती। जैसे उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा, अचानक जमीन में हल्की सी हरकत हुई। एक सरसराहट की आवाज़ गूंज उठी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा था। कमरे के कोने से एक लंबा सा काला सांप निकल कर आया। उनकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। भाभी ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ गले में अटक चुकी थी। वो घबरा कर पीछे हटी, लेकिन तभी उनका पैर लड़खड़ाया और सांप ने उनके पैर पर हमला कर दिया। एक जलती हुई चुभन, एक कपकपाहट चीख मुझे ऐसी मौजूद हुई कि कोई चीख रहा हो। मैं वो सुनकर वहाँ पर दौड़ पड़ी। मैं, भाभी और भैया, मोहल्ले की औरतें भी भागकर उनके पास गई। वहाँ पर भाभी पड़ी हुई थी। वहाँ का दृश्य देखकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। भाभी जमीन पर तड़प रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। सांप तेज और उखड़ी हुई आवाज़ से वहाँ से भागा हुआ था। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टर का चेहरा देखकर सबको समझ आने लगा था कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जहर बहुत खतरनाक था। भाई की आंखों में पहली बार सच का खौफ दिखाई दे रहा था। वही भाई जिसने अपने बाप को घर से निकालने में एक भी पल गंवाया नहीं था, आज अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर टूट चुका था। भाभी रात भर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। कभी उनकी आंखें बंद होती, कभी वो बड़बड़ाने लगती, कमरा, छत, खजाना, सब कुछ मेरा है। अब सब कुछ साफ था। लालच इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सुबह डॉक्टर ने हमें अलग से जाकर कहा, जहर का असर उनके नर्वस सिस्टम पर पड़ चुका है, उन्हें लकवा मार गया है। उनका दाया हिस्सा पूरी तरीके से अब नष्ट हो चुका है। पिताजी की बद्दुआ शायद कहीं ना कहीं उन्हें लग चुकी थी। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया और वही कुर्सी पर पड़ी नजर गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये कब तक ठीक हो सकती है? तब डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, इनका जहन होश में है, लेकिन जिस्म का हिस्सा अब उनका साथ नहीं देगा। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक जज्बात, एक साथ सब कुछ, पछतावे की शर्मिंदगी, दर्द, शायद सब कुछ एक साथ ही डूब रहा था, मेरे सामने झलक रहा था। आपकी तबीयत कैसी है? मैंने नरमी से पूछा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर चेहरे का वो हिस्सा हरकत ही नहीं कर रहा था। सिर्फ आंखों से वो आंसू बहा रही थी। मैंने उनके पास बैठकर उनका माथा चूमा। वही हाथ जो कभी मेरे पिताजी पर उठा था, आज वही हाथ बेहिसाब था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। भाई एक कोने में खड़े थे, नजरें झुकाई हुई थी और शायद अंदर ही अंदर टूट चुके थे। वक्त का पहिया घूम चुका था और इंसाफ की पहली चोट लग चुकी थी, मगर दिल कहता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। भाभी की बीमारी के बाद घर का माहौल तेजी से बदलने लगा था। भाई जो कभी उनके लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार था, अब सिर्फ रस्में हालचाल पूछने अस्पताल जाते और फिर बोझल कदमों से लौट आते। कुछ हफ्ते बाद भाभी को घर लाया गया, लेकिन वो कमरा जहाँ कभी पिताजी को धूप में बिठाया दिया जाता था, अब भाभी के लिए तैनात कर दिया गया था। उनका बिस्तर एक पुराने पंखे के नीचे लगा दिया गया था। वही पुराना प्याला जो पिताजी के वक्त इस्तेमाल होता था, अब उनके सामने रख दिया जाने लगा। सारा दिन वो छत पर खामोशी से लेटी रहती और शाम को घर की मुलाजिम आकर उनके मुंह में निवाला डाल दिया करती। उनके लबों पर अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ आंखों में नमी बाकी थी। कुछ दिनों बाद एक और खबर ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। भाई ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन खुश शक्ल, जवान और बोलने में माहिर थी। बच्चे जो कभी माँ को गोद में
खेलने के लिए तरसते थे, अब नई माँ के रंग में रंगने लगे थे। बड़ी बेटी ने बात करना तक माँ से छोड़ दिया। बेटा नाशुकी से दूर रहने लगी। नई माँ ने जल्दी ही घर पर अपनी कब्जी जमा ली और बच्चों को भी अपनी माँ से दूर कर लिया। अक्सर सुनने को मिलता, माँ बीमार है, उनसे बदबू आती है, हमें उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए। वही बच्चे जिनके लिए भाभी ने कभी दुनिया से लड़ाई की थी, आज माँ की बीमारी से शर्मिंदा होकर मुँह छुपाने लगे थे। एक दिन मैं उनके पास गई, उनके बिस्तर के पास बैठकर उनका हाथ थामा, जो उन्होंने मुश्किल आंखों से खोलकर मुझे देखा। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस एक वीरानी छाई हुई थी। मैंने नरमी से कहा, याद है जब आपने कहा था कि पिताजी की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है? आज आपको उन्हीं बच्चों से खतरा नहीं लगता? वो कुछ बोल सके और ना बोल सके, इसमें कोई ही बात ही नहीं थी। वो सिर्फ मुझे देख रही थी, आंखों में आंसू बहाने लगी। नई बीवी अब घर की मालकिन बन चुकी थी और भाभी सिर्फ एक साया बनकर रह गई, एक बोझ, एक ऐसा वजूद जिसे सब भुला देना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं भूली थी। मैं हर लम्हा पिताजी की तस्वीर अपने दिल में सजाए रखती और हर रोज छत की तरफ देखकर महसूस करती थी कि ये कर्म के फल, वो लम्हा जहाँ वक्त के इंसाफ का दामन किसी ने छोड़ा ना हो। फिर एक दिन मुलाजिम ने लापरवाही से कहा, खाना नीचे गिर गया था, मैं उसे पुराने प्याले में रख लाई हूँ जो पिताजी के वक्त में इस्तेमाल किया जाता था। मैं चौंक गई। वही प्याला जिसमें मेरे बाप को खाना दिया जाता था, जो कभी कुत्ते के लिए हम रखा करते थे, आज फिर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उस बार उसे देखकर चीखने वाली आवाज़ मेरे पिताजी की नहीं बल्कि मेरी भाभी की थी। जैसे ही मुलाजिम ने कहा, प्याला उनके सामने रख दिया और कहा, ये खा लो। भाभी की आंखों में वो दहशत उतर आई, उनका सारा जिस्म थरथरा उठा था, होठों से मुश्किल से लफ्ज़ निकल रहे थे और फिर एक चीख जोर से उठी, नहीं, ये प्याला नहीं, ये मत रखो मेरे सामने, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। उनके अल्फाज अधूरे थे, मगर उनकी आवाज़, उनकी कपकपाहट, उनकी चीख, सब कुछ वो बयान कर रही थी। उनकी चीख सुनकर नई बीवी भागती हुई ऊपर आई थी और बच्चे एकदम से सहम गए थे, कानों में उंगलियां डालने लगे थे। भाई ने एक लम्हा सोचा, फिर आसमान की तरफ देखकर कुछ एहसास होने लगा। आहिस्ता से कहा, यही प्याला कभी पिताजी के सामने तुमने रखा था ना? नई बीवी ने तंज किया। वो तो मर्द थे, बर्दाश्त कर लेते थे, ये औरत है, इसे इतनी तकलीफ क्यों? मैं खामोश थी, मगर मेरे अंदर चीखें गूंज रही थी। वही गूंज जो पिताजी की खामोशी में छाई हुई थी, वही चीखें जो वो दबाकर रख दिया करते थे, आज वही चीखें भाभी की आवाज़ बनकर बाहर निकलने आ गए थे। मैं छत पर पहुंची, उनके करीब जाकर बैठी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में बस दर्द की लहर शायद अब साफ साफ मुझे नजर आ रही थी। शायद वो माफ़ी मांगना चाहती थी या इंसाफ की तलब में थी। ये प्याला था वही जो इन्होंने मेरे पिताजी के साथ गलत किया था, जिस पर आप हंसती थी। उनकी आंखों से दो आंसू बहकर नीचे गिर गए। मैंने प्याला उठाकर दूर फेंक दिया और एक नई प्लेट में खाना रखकर उनके सामने रखा। मुझे मेरे पिताजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी और ना ही किसी और की, लेकिन ये वक्त इंसाफ का था जो हर किसी के दरवाजे पर आता है। प्याले तो वही थे, बस चेहरे बदल जाते हैं। मुझे वो देखती रह गई। शायद दिल में कुछ टूट गया हो या कुछ टूटा जुड़ गया हो, मगर अब वक्त सिर्फ खामोशी में ही बोल रहा था और वही चीख, वही अब तक छत की दीवारों में गूंज रही थी। नीचे उतरी तो दिल पर अजीब सा बोझ था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा बोझ मैं उठाकर रह रही हूँ। कमरे में दाखिल हुई, पिताजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। वही तस्वीर जो उनकी मृत्यु के बाद मैंने अपने बिस्तर के करीब लगाई हुई थी। तस्वीर में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरी आंखों में खामोशी छा गई और आंसू धीमे धीमे बहने लगे। धीरे से कहा, पिताजी, मैंने आपका हक ले लिया है, आपकी इज्जत बचाई हुई है, आपका नाम पाकर मैंने अपने आप को बड़ा कर दिया है, अब आप सुकून से सो सकते हैं। उसी लम्हे खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे पिताजी की दुआ मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। भाभी का जिस्म पहले ही तकलीफ़ों में मर चुका था और अब उनका जहन भी अब जवाब दे चुका था। भाई की नई बीवी पूरी तरीके से घर में कब्जा बना चुकी थी। उसकी मीठी बातें, मासूमियत भरी शक्ल और चालाकियाँ, उनके सबके जाल में सब बच्चे भी अब खो चुके थे। उसने धीरे से भाभी के बच्चों को उनके खिलाफ भी करना अब शुरू कर दिया था, साजिशें शुरू कर दी थी। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती, वो तो बिस्तर की ही रहकर रह गई है। ये घर तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए बसाया है, अगर इज्जत से जीना है तो अपनी माँ को माँ समझना छोड़ दो। मुझे बच्चे मासूम लग रहे थे, धीरे धीरे वो भटकने लगे थे। वो औरत बड़ी चालाकी से उनके दिलों पर अपना कब्जा जता रही थी। जब मैं भाभी से मिलने गई तो वो मुझे
टकटकी लगाकर घूरती देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। एक दिन छत पर मैंने उन्हें जोर से कुछ बोलने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ आंखों में आंसू थे और होठ हिल रहे थे, जैसे कोई दुआ या कोई बद्दुआ वो बड़बड़ा रही हो। उधर मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। पिताजी की वसीयत मेरे पास सुरक्षित थी, असल गवाहों के दस्तक के साथ, उनके अपने हाथ की लिखी हुई लिखावट और अंगूठे के निशान। लेकिन मैं जानती थी कि झूठ की दीवारें गिरने के लिए सही समय का इंतजार जरूरी होता है, और वो वक्त आ गया था। भाई और उसकी नई बीवी ने जाली कागजात के जरिए पिताजी की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने खुद को कानूनी वसीयत पर, अपने आप को ही विरासत का वहाँ पर सबूत कर लिया था। लेकिन मैं जानती थी कि अब एकमात्र रास्ता अदालत का था। मैंने वकील से संपर्क किया और सारे दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। वकील ने कागजात देखकर कहा, ये तो साफ साफ धोखा है। अगर गवाह अदालत में पेश हो जाए और दस्तखत की पहचान हो जाए तो केस हमारे हक में हो सकता है। अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। पहली सुनवाई में जज ने नोटिस जारी कर दिया और जाली दस्तावेजों के फॉरेंसिक जांच का हुक्म भी दे दिया। जब भाई को ये खबर मिली तो पहली बार उसकी आंखों में खौफ देखा। नई बीवी ने उसे भड़काया, ये सब तुम्हारी बहन की साजिश है। वो तुम्हें जायदाद से बेदखल करना चाहती है। लेकिन मैं किसी का हिस्सा नहीं मांग रही थी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, अपने पिताजी की इज्जत और उनके आखिरी फैसले की हिफाजत। चंद दिनों बाद अदालत में पेशी थी। मैंने सभी सबूत तैयार कर लिए, गवाहों से संपन्न किया और पिताजी की बातों को याद करके अदालत के कमरे में दाखिल हुई। ये सिर्फ कागजों की लड़ाई नहीं थी, यह उस वक्त की संघर्ष की लड़ाई थी जो पिताजी ने अपने आखिरी दिनों में सही थी। वो तन्हाई जो उन्होंने झेली थी, वो लिफाफे जो उन पर थोपे गए थे। पहली ही सुनवाई में जज ने भाई के वकील से पूछा, अगर मरने वाले ने वसीयत पोते पोतियों के नाम लिखी थी तो ये दस्तावेज अस्पताल ले जाने से पहले ही क्यों तैयार कर लिए गए और लाश को बाद में अंगूठे के लिए क्यों तैयार कर दिया गया? यह ऐसा सवाल था जिसने सच के दरवाजे खोल दिए गए। भाई के वकील के पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं चुपचाप खड़ी अपने पिताजी की तस्वीर जहन में लाई, बस देख रही थी, बस एक ही जुमला दोहरा रही थी, पिताजी मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सामने सच आकर रहेगा और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो टल जाएगा और मैं आपको किसी के झूठ के नीचे दबने नहीं दूंगी। अब खेल पलट चुका था। इंसाफ की कुर्सी पर बेटा कानूनी पिताजी की सच्चाई की गवाही ने दे चुका था। कई महीने तक मुकदमे की सुनवाई चली, पेशियां होती रही, सवाल जवाब होते रहे, गवाहों के अपने बयान दिए गए और फिर वही घड़ी आ गई जिसका इंतजार सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे पिताजी की रूह को भी था। जज ने फैसला सुनाया। अदालत सबूतों और गवाहों की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची कि असली वसीयत वही है जो मैयत अब्दुल हफीज ने अपनी बेटी के नाम लिखी थी। जाली दस्तावेजों को अमान्य घोषित किया जाता है, लिहाजा पूरी जायदाद कानूनी वसीयत यानी बेटी के नाम पर की जाती है। मेरे कानों में ये शब्द गूंजने लगे, मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में शुक्रगुजारी और रूह को एक अजीब सा सुकून मिल गया था। अदालत से बाहर आकर मैंने आसमान की ओर तरफ देखा। आंखों में नमी थी मगर लोबों पर मुस्कान थी। पिताजी मैंने आपकी इज्जत बचा ली, आपका हक आपके फैसले के मुताबिक ही पूरा किया गया। भाई अदालत में शर्मिंदा होकर निकला। उसकी नई बीवी उसे बाजू के पकड़कर तेज कदमों से बाहर ले आई, जैसे फैसले की शर्मिंदगी से मुंह छुपाना चाहती हो। उनके चेहरे पर हार थी, जिल्लत और बेयकीनी साफ झलक रही थी। जिस बेटी को उन्होंने कमजोर समझा था वही आज उनके झूठ को मुंह के बल गिरा चुकी थी। अब पूरी जायदाद मेरे नाम थी, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, सब कुछ। मगर मेरे दिल में उस वक्त एक और फैसला आने लगा था, एक ऐसा फैसला जो सबके साथ और सबसे अनोखा और सबसे अहम था। मैंने वकील से कहा, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, उसे किसी अनाथालय को दे दो। वकील ने बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोला, आपको अंदाज़ा है कि आप कितनी बड़ी रकम दे रही हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और मुझे अंदाज़ा है कि मेरे पिताजी ने सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी थी। मैं चाहती हूँ कि उनका सवाब उनको और उनके बच्चों को मिले, जिसके पास बाकी का साया नहीं और बाप का साया नहीं और जिन्हें रहने के लिए घर नहीं। कुछ दिनों में सारी प्रॉपर्टी एक मशहूर अनाथालय के नाम पर कर दी गई। जब पहली बार मैं उस अनाथालय के बच्चों से मिली तो उनके चमकते चेहरे को देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला था वो मैं बयान तक नहीं कर सकती, और वो किसी दुनिया के किसी दौलत से कम नहीं था। मैंने पिताजी की तस्वीर वहाँ लगाई और नीचे लिखवाया, ये घर उन बच्चों के लिए है, मैयत अब्दुल हाफिज़, जिनके पिताजी नहीं रहे। उन्हें दुआएं देने वाले माँ
और बहनें हैं। उधर भाई दिन ब दिन बिगड़ता चला गया, उसके हाल दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। जो आदमी घमंड में चूर था, आज शर्मिंदगी की चादर ओढ़े छुपता फिर रहा था। नई बीवी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। बच्चे दूर हो गए और उसके घर में सन्नाटा बस गया था। वही पुराना कमरा, वही छत और भाभी का वही ठिकाना। हाफिज के बाद उनकी जुबान पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। कोई लफ्ज़ अभी बाहर नहीं आ रहा था, बस आंखें ही सब कुछ कह रही थी। मैं एक दिन उनके पास गई तो देखा कि उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आंखों के चारों तरफ गहरे काले गड्ढे पड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे जिसमें निडाल था और रूह थकी हुई लग रही थी। मैं उनके करीब बैठी और उनका हाथ थामा, जो बिल्कुल बेजान सा महसूस हुआ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो माफ़ी मांग रही थी। वो ना तो माफ़ी मांग सकती थी, ना ही अपनी गवाही दे सकती थी, लेकिन उनकी आंखों में जो दुख और पश्चाताप था वो हर लफ्ज़ में बढ़कर था। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और नम लहजे में कहा, मैंने आपसे बदला नहीं लिया, मैंने बस इंसाफ किया। वो लगातार मुझे देखती रही। शायद मेरा ये जुमला उनके दिल को छूकर निकल गया हो, या शायद उनकी तकलीफ को और भी ज़्यादा गहरा कर गया हो। मैं उठी, आसमान की तरफ देखी और दिल ही दिल में सोचा, ये वक्त का इंसाफ था जो मुकम्मल हो चुका था। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुदरत ने कुछ कह दिया हो, कुछ ऐसा जो लफ्ज़ों में परे था मगर दिल में उतर रहा था। मैं सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े सर झुकाए धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। हाथों में गुलाब के फूल थे और दिल में वही तमाम लम्हे थे जो पिताजी के साथ गुजरे थे, और वो भी जो उनके बिना गुजरे। कब्र के पास पहुंची तो कदम खुद ब खुद रुक गए। यही वह जगह थी जहां मैंने अपने पिताजी को दफनाया था। वो लम्हा याद आया जब ये वही लम्हा था मुझे याद आने लगा जब उनका सर मेरे हाथों की उंगलियों से छूकर निकला था। और आज उनकी कब्र के सामने खड़ी, सर झुकाकर मैं हाथ जोड़े खड़ी थी। मेरी आवाज़ भीगी हुई थी, पिताजी, आपकी बेटी ने इंसाफ आपको दिला दिया है। आपका हक, आपकी इज्जत और आपका नाम सब कुछ वापस ले लिया है। मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे थे। मुझे मालूम था कि आप इस वक्त मुझे ही देख रहे हो और दिल में मुस्कुरा रहे हो। आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूँगी। बेटियों पर एतबार करो, और मैंने वही एतबार निभाया पिताजी ने। मैं कब्र के पास बैठी, गुलाब के फूल मिट्टी में रख दिए और धीरे धीरे उनके लम्हों को याद करने लगी जब आप मेरे लिए दीवार बनकर खड़े थे। जब मैं बचपन में डर कर आपके पीछे छुप जाती थी और आप हंसकर कहते थे, बेटी जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ हो नहीं सकता और तुम्हें कोई छू नहीं सकता। आज वही वादा मैंने आपको वापस किया। जब तक मैं हूँ आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। कुछ देर बाद मैं उठी, कब्रों को आखिरी बार देखा और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। सूरज की किरणें अब नरम हो चुकी थी, जैसे वो भी बस बेटी को सलाम कर रही हो जिसने अपने पिता को इंसाफ दिला दिया हो। दिन महीने बदलने लगे, सालों गुजरने लगे, धीरे धीरे फिर से जिंदगी अपने रूट पर आ गई हो, लेकिन वो सब कुछ जो कुछ वक्त के साथ गुजर गया मेरी रूह का हिस्सा बन चुका था। भाई तनहा हो गया था, नई बीवी ने भी उसे छोड़ दिया और बच्चे नफरत में पलकर खामोशी का शिकार बन चुके थे। भाभी अब भी जिंदा थी, मगर सिर्फ एक सांस लेती हुई जिस्म पर भारी थी। उनकी आंखों में अब भी जान मौजूद थी, लेकिन बोलने की ताकत वक्त के साथ खो चुकी थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे अपनी आंखों से मुझसे माफ़ी मांग रही हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वो पुराना घर बेचकर अनाथालय में और कमरे में बनवा दिया था। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती थी वही मेरी जिंदगी का सुकून अब बन गया था। हर जुम्मा में उन बच्चों से मिलने जाती थी, उनके साथ बैठकर खाना खाती, उनसे बातें करती, उनकी बातें सुनती और दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा करती। हे भगवान, तूने मुझे सच का रास्ता दिखाया, मुझे सब्र दिया और वो हिम्मत बस जो तूने बख्शी थी जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए काफ़ी था। और फिर एक दिन जब मेरी किताब मुकम्मल हुई तो मैंने उसका नाम ही बहुत ही प्यारा रख दिया, छत का आसमान। ये मेरी कहानी थी, मेरे पिताजी की, मेरे सब्र की, मेरे आंसुओं की, मेरी दुआओं की और उस इंसाफ की कहानी थी जिस वक्त ने अपने हाथों से लिखा था। किताब के आखिरी सफ़े पर मैंने एक जुमला दर्ज किया था, ये सच है जिसे हम भूल जाते हैं मगर वक्त नहीं भुलाने देता। वो सब कुछ महफूज रखता है और एक दिन किसी छत, किसी साये या किसी चीख के ज़रिए वापस हमें वो चीज़ लौटा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।